नमस्कार, मैं अंकिता जैन। आप सभी का स्वागत है जागृत इंडिया के खास कार्यक्रम आपकी पहचान में। कहते हैं नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते। और इसी कहावत को साकार किया है हमारे आज के खास मेहमान ने। आज हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर है वो इजी के संस्थापक जिन्होंने पढ़ाई तो की है इंजीनियरिंग की, पर स्टार्ट किया है अपना ही स्टार्टअप और प्रेरणा बने हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के। सुंदर, आकर्षक एवं हर्षवर्धन मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जागृत इंडिया में। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ही आपसे सुनना चाहूंगी। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा है और मैं गो इजी होम केयर सर्विस का फाउंडर हूँ। बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी और उसके पहले मैंने जॉब भी की है और आफ्टर जॉब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जॉब पे, तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्टअप चालू किया। मतलब कितनी अच्छी बात है कि अपना स्टार्टअप करना इस कम एज में, तो डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनका अचीवमेंट डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। थैंक यू। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि गो इजी को स्थापित करना है? या कैसे आप मोटिवेट हुए, या किसी ने आपको मोटिवेट किया, या आपने कुछ ऐसी कोई चीज देख ली जो आपको लगा कि नहीं यार अब ये तो मुझे ही करना है? बेसिकली जब मैं जॉब कर रहा था तो आफ्टर जॉब मैंने घर पे आके बैठ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर ये सारे तो इजीली मिल जाते हैं, पर मेरे घर पे सीधे कारपेंट्री का डोर टूट गया और सेम टाइम पे ही मेरे घर पे प्लम्बिंग का एक इशू आ गया कि नल निकल गया तो पानी पूरा बहने लगा। अब उसके टाइम पे हमारे पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं क्योंकि 2016 में आपके पास कुछ ऑप्शंस थे नहीं गूगल्स वगैरह कि आप गूगल करके आप सर्च कर लो, क्योंकि इतना होता नहीं था। हम जनरल तरीके से अपने पड़ोसियों से पूछना, कभी किसी से डिस्कस कर लेना या फिर इधर उधर जाके ढूंढना, यही किया मैंने। तो हमारे पड़ोस में जो आंटी थी उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लम्बर है जो आएगा, कारपेंटर और प्लम्बर का नंबर दिया उन्होंने, उनको मैंने बुलाया। कब्जा निकला हुआ था 2 स्क्रू टाइट करने के लिए, उसने मुझसे 500 रुपये चार्ज किए। सेम हमारे साथ प्लम्बर ने भी यही चार्ज किया। सॉकेट कुछ भी नहीं करना, 2 पाइप के बीच में एक सॉकेट लगता है, काट के आपको ज्वाइन कर देना सॉल्वेंट लगा के, उसके मैंने 800 रुपये पे किए थे। तब मुझे समझ गया कि ये गैप है कि एक आम जनता तो फिर करवा ही नहीं सकती, खुद से क्यों लोग आज घर पे बन जाते हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। उसका रीजन यही है कि घर पे मेरे पापा खुद से काम करना जो चालू कर देते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मार्केट में गैप है। तो फिर उसके बाद से मुझे आइडिया आया कि इसको दूर करना चाहिए और फिर मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया, उस पर रिसर्च चालू कर दी। आफ्टर ऑल 1 ईयर 2017 हमने इसको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करना चालू किया। मतलब घर की छोटी सी समस्या बन पड़ी इनके करियर की एक बहुत अच्छी सीढ़ी। क्या बात है सर। मतलब आपने अपने लिए तो सोचा ही, आपने सोचा क्यों ना ये चीज में जनरल पीपल्स के लिए भी मतलब उनको भी ऐसी सुविधाएं दूं ताकि वो लोग इस तरह से परेशान ना हो। और बेसिकली जो लोग आपको डबल चार्ज करते हैं तो आपने उनका एक प्लेटफॉर्म कम किया कि भाई आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, काम जितना जेन्युइन अमाउंट है उतना ही ले। बहुत अच्छा सर। सर बाय प्रोफेशनल तो आप सिविल इंजीनियर है, आपके करियर में सिविल की फील्ड में भी बना सकते थे आप अपना करियर। मतलब बहुत अच्छा है सिविल इंजीनियर की, मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, आगे जाके एक अच्छी रेपो बन जाती है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है नो डाउट अगर आप एफर्ट डालते हो उसमें। तो फिर आपने अच्छे पैकेज फिर आप इसको चूज किया। तो क्या दिमाग में था कि क्यों, मतलब ठीक है सेल्फ स्टार्टअप होता है लोग सोचते हैं, लेकिन इस एज में ही सोच लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बताइए मुझे कि सब क्या दिमाग में आया कि एकदम आपने सब छोड़ दिया? मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे जॉब कर रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो कि आपके सीनियर्स के थ्रू आपको नहीं मिल पाती। तो वो एक कल्चर था जिसकी वजह से मैंने क्विट किया। और जॉब क्विट करने के बाद मैं जब घर आया और घर पे देख रहा था तो मुझे एक चीज़ और ऑब्जर्व हुई थी कि आपको जब तक जिस काम पे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिले ना उस काम पे आपको मन नहीं लगेगा। आप क्या करते हो, जॉब क्विट करके छोड़ते रहते हो, चेंज करते रहते हो। तो इसलिए मैंने खुद के काम पे फोकस किया और मैं बोला खुद का काम होगा तो सारी दुनिया जानेगी, पर अभी आपको केवल ऑफिस के एम्प्लॉयज और ऑफिस की टीम ही जानेगी। तो वो एक डिफरेंस को दूर भी करना था जो मेरे मन में था, तो दैट्स व्हाई मैंने बिजनेस में आया। क्या बात है। मतलब हमारे युवाओं के लिए एक अच्छी सीख है कि पढ़ाई तो करिए, ठीक है बहुत से लोग जॉब को प्रीफर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है
तो देखिए उन्होंने कितना अच्छा तरीका यूज़ किया, तो आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही आपको लगता है कि यार हमें वे नहीं मिल रहा है, तो कॉन्टेक्ट सर, बहुत अच्छा तरीका बता सकते हैं। सर आपने स्टार्टअप लोगों तक कैसे पहुंचाया और इसका पब्लिसिटी का क्या माध्यम था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल मैंने एक्चुअली उस टाइम पे मेरी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और सेविंग्स खत्म होने के बाद पे मेरे पास बच्चे थे जो 350 रुपीज़ लास्ट बचे, मेरे पास एक्चुअली बचे हुए थे 500 रुपीज़, जिसमें से मैंने 350 रुपीज़ दिए अपने पैम्पलेट वाले को। मैं एमपी नगर में रहता था तो वहाँ इसलिए थोड़ा कॉन्टैक्ट्स हो गए थे, तो उनको मैंने एडवांस ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाया था पैम्पलेट, खुद ही डिज़ाइन करके सारी चीज़ें। और उनसे मैंने पैम्पलेट लेकर मैं उनको डोर टू डोर खुद जाके बांटा हूँ। अरे मैंने हर घर पे जाके बांटा है पैम्पलेट्स। इवन मेरे रूममेट्स को मैं पोहा खिलाने के बहाने रात को इनको ले जाता था और सब पूरे सोसाइटीज में बंटवाता था, सबके गेट पे फंसाता था। और उसके बाद मैं खुद चौराहे पे जाके पैम्पलेट्स मॉर्निंग में बांटता था। उससे पहले मैंने कुछ टेक्नीशियंस को ऑनबोर्ड कर लिया था जो थोड़ा सा यंग एज के होते हैं, तो वो उनसे पहचान हो जाती है, वो इसलिए समझते हैं चीज़ों को, तो वो जुड़ चुके थे और हमने फिर चालू की। और तभी हमको एक आइडिया आया था कि सर्विस की गारंटी भी देनी चाहिए, तब से हमने सर्विस की गारंटी 30 डेज की हमने चालू की थी पॉलिसी। क्या बात है। मतलब देखिए कि सफल व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं होता, कितनी कड़ी मेहनत, इन्होंने खुद अपने पैम्पलेट बांटे। मतलब 350 रुपीज में अपना करियर स्टार्ट किया। बेसिकली मैं आप ये कहना चाहिए कि 350 रुपीज आपके लिए कितना बड़ा अमाउंट बन चुका है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बिना श्रम करे, बिना कोई एफर्ट कर, मतलब सॉरी, बिना किसी की हेल्प लिए अपने ही काम को कितनी खूबसूरती से निभाया और अपने ही पैम्पलेट खुद बांटे। तो आज की यंग जनरेशन को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, अपने काम स्वयं करें। सर आप सिलेक्ट कैसे करते हैं कि आपके स्टार्टअप में क्या सर्विस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या आप कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं कि मुझे ये प्रोवाइड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? जब हम कहते हैं सर्विस चालू करते हैं तो उससे पहले हम रिसर्च करते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी खुद की फैमिली से पहले पूछना चालू करता, क्योंकि आप बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच सकते, आपको अपने आम जनता की तरह सोचना पड़ता है। जैसे हमारा जो ऐप बना है उस ऐप को भी मैं अपनी मम्मी को रख के, मेरी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐप कितना आसान है ये देखकर मैंने अपने ऐप को डिजाइन किया। तो सर्विसेज के लिए भी सेम चीजें होती है। तो पहले मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, अपने फादर से पूछता हूँ, फिर उसके बाद अपनी टीम से पूछ लेता हूँ कि आपके हिसाब से आपको क्या क्या है। इवन मैंने एक कल्चर निकाला है अपने ऑफिस में कि मैं अपने टीम से हैं जो हमारी 16 लोगों की टीम है, तो मैं अपनी टीम को एक टास्क देता हूँ कि सब लोग जाओ अपने घर में पूछ के आओ कि किस चीज की डिमांड है, क्या है। सब सर्वे करवाने का एक सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही होता है कि आप अपने घर से ही अपने अड़ोस पड़ोस से ही सर्वे करवा सकते हो। तो मैं उस तरीके को अपनाता हूँ और उसी के थ्रू फिर हम टेक्नीशियंस को भी ऑनबोर्ड ऐसे ही करते हैं कि हम उनको जब ऑनबोर्ड करते हैं टेक्नीशियंस को, तो टेक्नीशियंस हमारे यहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट विजिट के थ्रू, और वो डायरेक्ट फिर जाके हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग का एक सेशन होता है, हम 7 डेज की ट्रेनिंग करवाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग और क्लिक करते हैं, सर्टिफिकेशन उनको मिलता है, उनको हम सिखाते हैं कि कस्टमर के यहाँ जाके कैसे बात करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है, उनको ग्रीट करना है। उसके बाद आपको टूल्स नहीं आते यूज़ करने तो हम ड्रिल मशीन यूज़ करवाना सिखाते हैं उनको, जो भी टेक्नीशियंस को टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स उनको सिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है। और आफ्टर दैट जब वो रेडी हो जाते हैं तो हम उनको सर्विस के लिए भेजते हैं। क्या बात है। मतलब ट्रेन भी कर रहे हैं और भेज भी रहे, आइडियाज भी उन्हीं से ले रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। सर ये तो, और लिटरली घर में जो समस्या आती है अगर आप एक महिला और पुरुष से पूछ लें तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म आप जीवन में तैयार नहीं कर सकते। और सर आपने बहुत बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो एफर्ट डाले, लिटरली मतलब वर्ड नहीं है कि इसको कितने अच्छे आपको बधाई दूं या बोलूं कि नहीं आपने जो काम किया बहुत, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं, बट बहुत बहुत बधाई जरूर बोलूंगी कि लिटरली आपने हम जैसे लोगों की समस्याएं जरूर दूर कर दी है। सर अब बेसिकली क्या होता है, हमारे युवाओं को देखें या जो भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ा इशू आता है फंड का। आइडियाज तो लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन और कहीं ना कहीं से एफर्ट करके डेवलप भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू आता है फंड का। तो आपको डेफिनेटली, आपने मुझे बताया कि मैंने 350 से स्टार्ट किया, तो आपको भी तो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, या आपने अपनी फैमिली से, सरकार से, बैंक से, मतलब क्या एफर्ट डाले, क्या लोन लिया, या कैसे आपने अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया? इनिशियल स्टेज में अगर कहूँ तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको पहले आइडिया को अपने वेरीफाई करना, रिफाइन करना है,
और उसको जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि पैसा ही पैसा खींचता, आपने ये कहावत सुनी होगी। हाँ। ठीक है, तो काम जब आप चालू करते हैं तब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब आप बड़ा करते हैं तब पैसों की रिक्वायरमेंट आती है। काम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फंड्स की जरूरत आपकी बढ़ती जाएगी। उसके लिए मैंने एक्चुअली शुरुआत पे हमने एक लोन लिया था। पहले तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से हेल्प किए, जो भी है, फादर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, उसके बाद इवन मेरे जीजा जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मैं उस टाइम पे जब स्ट्रगल फेस था मेरा, तो मैं अपने जीजा जी के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने मुझे, जब मैं डिमोटिवेट होता था ना, मुझे मोटिवेट करने का सबसे बड़ा काम मेरे जीजा जी और मेरे पापा करते थे। मम्मी उसके बाद मेरी सबसे ज़्यादा, मेरे को, मैं तो मम्मी के पास जाके रो भी लिया कई बार, ऐसा भी हुआ है। और फंड्स को जो है, तो मेरे को सजेशन एक्चुअली जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, सॉरी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है आपकी, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, ऐसे कई लोन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उन लोन को आप क्या बोलते हैं, अप्लाई करके ले सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने चालू किया है सीड इंडिया फंड, जो कि स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवाते हैं एक इंक्यूबेशन के थ्रू। आपकी अगर स्टार्टअप एलिजिबल है अंडर 2 ईयर्स, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इक्विटी बेस्ड होता है, ग्रांट होता है, अलग अलग फॉर्म पे हमारी सरकार इसमें मदद कर रही है आपको। और कोलेट्रल फ्री लोन तो मैंने आपको बता ही दिया कि है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री कौशल। मतलब फैमिली का थैंक्स करना चाहेंगे, रिलेटिव्स का थैंक्स बोलना चाहेंगे। तो देखिए, कहते हैं ना कि फैमिली से बड़ा कोई दोस्त नहीं, फैमिली से बड़ा कोई नहीं। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे भी साबित की कि सबसे पहले इनके जिया जी ने, इनके फादर ने इनको सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। मदर ने इन्हें, ऑब्वियसली उनके बच्चे हैं तो चीज़ें समझाई भी होगी, कहीं पर नर्वस भी होंगे। तो सफल व्यक्ति एकदम सफल नहीं होता है, सीधी सी कहानी है। व्यक्ति को मेहनत खुद से करनी पड़ती है, हर वो काम करना पड़ता है जिसके लिए वो सोचता नहीं है, लेकिन जब फील्ड में उतरता है, जब फेस करता है, तो उसको वो बेसिक चीज़ें भी करनी पड़ती। और दूसरी चीज़, फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली लगता ही है, कहीं ना कहीं वो भी हारता है, टूटता है, तो फैमिली ही सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स भी इनके बहुत अच्छे, आप लकी है सर कि इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सरकार का भी धन्यवाद कि इतनी सारी योजनाएं हैं जिनके थ्रू इनको लोन मिला। तो हमारे जो युवा हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि लोन बहुत अवेलेबल है, जानकारी एकत्रित कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। सर, मैं मतलब आपने ये स्टार्टअप किया, आपने भी मुझे बताया कि आपने मेहनत की, तो क्या आपने जो ये प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट किया है, पहले तो आपने सिंगल वन से स्टार्ट किया होगा, सोच के कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे करना है। आपने ये चीज़ क्लियर कीजिए कि कितना अनुभव आपको आपकी फील्ड में होना चाहिए। मतलब सपोज आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना अनुभव उसमें होना चाहिए, या आपके दिमाग में एक आइडिया है और आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं, सबसे पहले आपको जब स्टार्टअप करना है किसी भी फील्ड में, अगर आपको आइडिया में घुसना है, तो सबसे पहले आपको उसकी रिसर्च करनी होती है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि इसकी रिक्वायरमेंट मुझे या 10 लोगों को ही बस हो, फ्यूचर में पहले से इसका कोई सॉल्यूशन हो। अब मुझे यहाँ से अगर कहीं जाना है, तो जरूरी नहीं कि मैं ओला उबर का ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, तो मुझे नहीं पता है, तो हो ही नहीं मार्केट में, काइंड ऑफ। तो पहले हमको रिसर्च करनी है सबसे पहले। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको रिसर्च करनी है, R&D पूरी कंप्लीट हो जाए, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक सर्वे खुद से ही करना चाहिए, क्विक सर्वे जिसको कहते हैं, कि आप जाके लोगों से खुद वन ऑन वन बात करो, डिस्कशन करो, आगे देखो कि आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो आपको R&D करना है, प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको रिसोर्सेज रेडी करने हैं। आफ्टर रिसोर्सेज आपको एक स्ट्रेटजी के साथ में मार्केट में उतरना है। टीम और ऑफिस लास्ट का ऑप्शन होता है, क्योंकि आप जब तक मार्केट में उतरोगे नहीं और आपने उससे पहले टीम बनानी, तो एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना। तो आपको लाइबिलिटीज नहीं लेनी है, आपको पहले खुद से रिसोर्स बना के, जब फंड्स आपके रिसोर्स बन जाएंगे तो आप टीम को अफोर्ड कर सकते हो ना, तब टीम बनाओ। टीम जरूरी नहीं, आज आप देख लो कुकू FM है, उनने स्टार्टिंग जब की थी तो वो अपने चलते वर्क फ्रॉम होम, इवन आज भी उनका जो 90% एम्प्लॉइज है वो वर्क फ्रॉम होम है। तो दैट्स वाई कि आपको जरूरी नहीं ऑफिस की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, वो आपको एक ना ट्रस्ट, और टीम को अगर आप फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो वो हमेशा आपके सपोर्ट पे खड़ी। ये तो मैं मानती हूँ। तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो और एक मजबूत कंपनी कल्चर कैसे बनाते हैं? मतलब होता है ना कि हर इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन एज अ बॉस वो कैसा होता है, तो वो आप
डेफिनेटली आपके जो मेंबर्स होंगे टीम मैनेजमेंट, तो आप एज ए बॉस वहाँ जब जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा तो सोचते होंगे कि अरे सर आ गए करके, लेकिन आप उनको मोटिवेट कैसे करते कि नहीं मैं बॉस तो हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड भी हूँ? क्या ये तरीका आप यूज करते हैं या एज अ बॉस ही आप जाके बैठते हैं? हमारे ऑफिस में कोई बॉस नहीं है। अरे क्या बात है, मतलब ये है हमारे that's ऑफिस very में good कोई point. बॉस नहीं है, इवन मैं भी बॉस नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे जो टीम है, आप हमारी टीम की किसी भी मेंबर से मिलेंगे वो खुद पे बॉस है। तो सबसे बड़ी चीज मुझे उनको मोटिवेट नहीं करना, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। ओह, दूसरी चीज, मुझे बस जाके अपनी टीम को ना केवल बताना है कि भाई मार्केट में मैंने ये चीज देखी, मुझे इसको करना है इम्प्लीमेंट। तो अब वो सोचने का काम उनका है। तो हमारे यहाँ पे टीम्स को ना मैंने खुद उनको बॉस बनाया है, तो वो खुद की लाइबिलिटी और खुद की कंपनी समझ के चलाते हैं। तो उसके बाद आपके पास मोटिवेशंस की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो आपको सुपर मोटिवेट डुपर करेंगे। बॉस है आप तो और हर कोई एम्प्लॉय यही चाहेगा कि बॉस हो तो ऐसा। इवन मैं एक सजेशन अगर कहूँ सारे जो भी नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं या जो सीनियर स्टार्टअप्स उनके लिए मेरे पास है जो कि आप कभी भी बॉस कल्चर फॉलो मत करो, क्योंकि आप भी एक एम्प्लॉय हो, उस एम्प्लॉय की तरह ही काम करो और अपने रोल्स को पूरा फुलफिल करो। क्योंकि जिस दिन आपने बॉस सोच लिया कि आप बॉस हो, उस दिन आपके डाउनफॉल चालू हो जाएंगे। तो बॉस नहीं बनो आप स्टार्टिंग, और बॉस कभी भी मत बनो। मैं तो यही बोलता हूँ, मैंने रतन टाटा जी से सीखा है, वो अपने खुद के ड्राइवर है, तो बॉस होने की जरूरत ही नहीं है। वाकई में इज आइडियल पर्सन फॉर अस, और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भारत के लिए वही थे, मानूंगी एक स्तंभ थे भारत के। तो मैंने वही बोला, रतन टाटा जी से हमने यही सीखा है कि आप बॉस नहीं हो, आप खुद एक एम्प्लॉय हो, खुद की सैलरी लो और उतनी जस्टिफाई करो। इवन आपको ये सोचो कि आप इन सब के लिए भी आपको ही मेहनत करनी है। बिल्कुल, देखिए मतलब अच्छी बात है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगे मुझे कि आप रतन टाटा जी को भी फॉलो करते हैं या उनके थॉट्स को भी फॉलो करते हैं। देखिए यंग जनरेशन अभी जो मार्केट में सब रतन टाटा जी को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहे, उनको ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली, और आज उन्होंने सक्सेस पाई है। हम आज इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि आज वो डेफिनेटली इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सबके व्यूज होते हैं, आप भी उसमें से अच्छी चीजें ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। सर एक चीज और आपसे पूछूं, मेंटर्स का क्या सहयोग होता है इसमें? मेंटर्स मेरे हैं, इवन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो खुद मेरे मेंटर्स हैं। मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेंटर ही है। क्योंकि जब आप डिमोटिवेट होते हो या आप किसी गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो चीजों को, या कहीं गलत जा रहे हो, डायरेक्शंस मिसमैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? आपका मेंटर करता है। मेंटर आपको ये बताता है कि आपको क्या गलत और क्या, क्योंकि जब चेस आप और मैं खेल रहे होंगे तो उस चेस पे हमें चाल सोचनी पड़ती है, बट दूर से बैठा हुआ प्लेयर हमेशा देख के बता देगा, अरे ये गलत चाल चली है, इनको ये चलना चाहिए। तो मेंटर एक्चुअली वो रोल प्ले करते हैं कि दो प्लेयर अगर उतरे हैं बैटल में, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या गलत तरीका है, क्या सही तरीका है, इसको कैसे फॉलो करना है, आपको वो पाथ बताते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक सिंपली भाषा में कहूँ तो आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। बी अ गुड लिसनर एक बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो आप जब सुनते हैं तो आपको भी ईगो हटा के ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने मुझे कोई सलाह दी है या वो मुझे बता रहे कि गलत है, तो उस पर लिटरली उस पर रिसर्च करिए, उसको रियलाइज कीजिए कि हाँ अगर वो सामने वाले को गलत लग रहा है तो क्यों लग रहा है, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। मतलब ये चीज भी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि कहते हैं ना जब आप सक्सेस होते हो तो आपके साथ ईगो आ जाता है साथ में। ये बेसिक कॉमन ह्यूमन बीइंग नेचर होता है कि जब आप सक्सेस होते हो, पैसा आता है, तो आपके साथ एक ईगो पॉइंट साथ में जुड़ जाता है। लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है सर कि आप इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं कि सक्सेस हो ही है लेकिन ईगो के साथ नहीं। मतलब आप कोई भी आपको सलाह देता है, कोई भी मेंटर्स होता है, वो आपकी गलत के लिए नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा जो मेन मेंटर है अनुराग सटी, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके। और मैं आज उनको अपना आइडल मानता हूँ। उनको मतलब एक्चुअली उनसे मुझे सीखने को हमेशा ही मिलता है। हम दोस्त हैं पर मेरे से सीनियर हैं वो बिजनेस में, और उनसे मुझे सीखने को मिलता है कि उन्होंने क्या गलती क्या की है, वो गलतियां हमें नहीं करनी, वो खुद से आके बताते हैं। इवन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्टअप बंद कर दिया और वापस से जॉब कर रहे हैं, तो फेलियर से भी हमें सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना है, वो हमें सीखने को मिलता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फेलियर है तो उनसे कुछ नहीं सीखना है, या ये सक्सेस है इन्हीं से बस सीखना है। नहीं, हमें दोनों को मिलाकर रखना है, क्योंकि दोनों को मिला के चलोगे तभी आगे बढ़ोगे आप। मतलब अपने लुक पॉइंट्स तो होते हैं डेफिनेटली, ह्यूमन बीइंग है तो हम परफेक्ट 100% तो हो नहीं सकते। कोई भी बिजनेस 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई
कि जो फेल्योर है उनकी भी पॉइंट्स देखो और जो सक्सेस की उनकी भी चलो, तभी तो आप वहां पे वो गलती नहीं करोगे और आप आगे बढ़ोगे। सर ये तो बहुत अच्छी चीज बताई। मैं आपसे लास्ट में आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय कोई ऐसी सलाह मतलब ऐसा सजेशन हमारे आज के युवा पीढ़ी को आप क्या देना चाहेंगे कि जिससे वो भी आपकी तरह ही ग्रोथ करे? सबसे पहले तो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चालू करें, पढ़ना चालू करें, न्यूज़पेपर्स डेली पढ़े, क्योंकि रिसर्च में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो न्यूज़पेपर करता है। आपको प्रिंट मीडिया हो या जो भी हो, सब में डिजिटल मीडिया हो, आप सब में जाएं, उनको देखें, मिनिमम 1 घंटे देखें और उसके बाद रिसर्च और जो आपकी R&D है उसको कंप्लीट करें। R&D के बाद जो भी आप आइडिया लेके उतर रहे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मैं इवन ओवर कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो तेजी से काम करता है, आपका वर्कफोर्स बढ़ जाता है, लेकिन कहने की गलतियां भी कर बैठता है। नहीं तो मैं वही बोल रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ईगो को किनारे रख के चलोगे, लोगों की सलाह को सुनोगे, हम भगवान ने हमें 2 कान दिए, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप निकाल दो, अगर अच्छा लग रहा है तो दिमाग में सीधे फॉरवर्ड कर दो। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की जो एक कहावत है इसको फॉलो करके, रिसर्च करके, स्किल करके आगे बढ़े। और सबसे बड़ी चीज, ईगो और मैं बता दूं, बॉस बनने की कोशिश कभी ना करें। और सबसे बड़ी गलती जो आज के स्टार्टअप में देखता हूँ ना, कि वो सबसे पहले ऑफिस खोलते हैं, है ना, रिसोर्सेज में, तो वो ऑफिस खोलने में फोकस ना करके, मैंने अभी एग्जांपल दिया कुकू एफएम का, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करें कि आप कम रिसोर्सेज में कैसे, लाइबिलिटीज आपके पास कम होंगी तो आपके पास सक्सेस की चांसेस ज्यादा होंगे। लाइबिलिटीज कम होगी तो डेफिनेटली आप कुछ नए आइडियाज के लिए जब अगर रिसर्च करते टाइम लगता है तो आप सोचते हैं, डेफिनेटली उसमें आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर लाइबिलिटीज नहीं है तो आप उससे रिलैक्स होकर उस काम पे फोकस कर पाते हैं। और लाइबिलिटीज है तो फिर पहले आपको लगता है उनका भी मुझे देखना, जैसे भी कोरोना में ही हुआ था, कई कंपनीज ने एम्प्लॉयज को बाहर भी कर दिया और कुछ को सैलरी दी, कुछ को नहीं भी दी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज थी। पर अब ये चीजें ऐसी होती ना कि लाइबिलिटीज कम लेकर अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपके ऊपर जब लाइबिलिटी आए तो आपको बर्डन ना लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने अच्छा नॉलेज और इतनी कम एज में इतना कूल एंड कामों की बात करना, बताना, लोगों को इंस्पायर करना, इट्स रियली गुड सर, वेरी वेरी थैंक यू। जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्रेरणादायक उद्धरण हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सोच और सफलता के लिए प्रेरित करने वाले उद्धरण का एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारी आत्मशक्ति को जागरूकता करता है, आत्मशक्ति को जागरूक करता है और हमें कठिन समय में प्रेरित करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही आप मिलते रहेंगे आपकी पहचान के नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।